हूँ कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में फल और सब्जियों की शॉप कैसे बनाई जा सकती है, कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हों तो आप तुर्की में फल और सब्जी की दुकान बना सकते हैं, दुकान का किराया कितना होगा, वर्कर की सैलरी कितनी होगी। अगर आप तुर्की में फल और सब्जियों की दुकान बनाते हैं तो क्या आप अपनी फैमिली, बच्चों और वालिदैन को साथ रख सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हमसे पूछते हैं कि तुर्की में अगर हम फल और सब्जियों की दुकान बना लें तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका तरीका कार क्या है। तो इस बारे में आप हमें गाइड करें। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। और आज का टॉपिक स्पेशली कलीमुल्ला ने चूज़ किया है खालिद साहब की रिक्वेस्ट पर। खालिद साहब जो हैं उन्होंने रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप इस हवाले से हमें बताएं। वो पहले 2-3 दफ़ा आ चुके हैं टर्की और उन्होंने विज़िट भी किया हुआ है इस्तांबुल। और उन्होंने कलीमुल्ला से रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पर आप हमें बताएं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ 7-8 हज़ार डॉलर के अंदर मैं कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ। तो हम तो ऑलरेडी हमेशा से यही चीज़ कहते आए हैं कि देखें, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप एक लीगल सेटअप बना लें, उसके बाद आप सामान डाल सकें अपना दुकान वगैरह में, और उसके बाद बैकअप अमाउंट होनी चाहिए। तो टर्की में आइडियल बिजनेस के लिए अगर आप एज ए बिजनेसमैन हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या 2 या 3 लोग मिलके आप कर लेते हैं, तो 20 से 25 हज़ार डॉलर जो है इसकी रिक्वायरमेंट है छोटे से बिजनेस सेटअप की। अगर आप इससे कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करते हैं तो वो सर्वाइवल है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों का भी फ़ायदा है, आप भी कोशिश करें, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और उसके साथ साथ नीचे कमेंट करें। डिसलाइक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लाइक करें, लेकिन अच्छे हैं या बुरे हैं कमेंट तो किया करें, हमें अंदाज़ा हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके कमेंट करने से एक तो ये है कि हमें हौसला मिलता है, और हमें अपना जो वक्त आप लोगों को दे रहे हैं उसका दुख नहीं होता, क्योंकि बहुत से काम होते हैं और बहुत से ज़रूरी काम होते हैं जो छोड़ कर या बीच में से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ती है। तो आप थोड़ा सा अपना कीमती वक्त देकर नीचे कमेंट लिख दिया करें, उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। जी सर, बिल्कुल। तो देखें, जब आप टर्की में अगर तो टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो आप आते ही टूरिस्टिक रेजिडेंस 1 साल की आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्की ने अब ये कानून बनाया है कि 1 साल के बाद टूरिस्टिक रेजिडेंस रिन्यू नहीं होगी। अगर वो रिन्यू हो जाती तो बहुत से लोग, अभी तक 99% जो लोग हैं टर्की में, वो टूरिस्टिक रेजिडेंस पर ही बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो 1 साल के बाद रिन्यू नहीं होगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट पे बिजनेस शुरू तो कर लें। एक कंपनी बनाएं LLC 25,000 टर्किश लीरा वाली, जो तकरीबन $1,600 बनता है। तो $400 यानी 25% उसका आपने पेड करना है, और बाकी विदिन 2 ईयर पे करें। और आप ये कंपनी बनाकर एक वर्कर रख के, दुकान लेकर आप एक लोकल वर्कर रख के आप बिजनेस शुरू कर लें। 2,000 सेटअप टोटल आपका जो है $2,000 सेटअप का खर्चा होगा, जिसमें मैंने बताया कि 300-400 डॉलर की दुकान है, 300-350 डॉलर का आप वर्कर का लगा लें, कंपनी का कोई तकरीबन 600-700, और बाकी आप लॉयर की फ़ीस है, अकाउंटेंट के पैसे हैं, डाल के आप ये तकरीबन $2,000 सारे अखराजात का आप कर लें। एक थम रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड। अब $2,000 में आपकी दुकान भी हो गई है, वर्कर भी आ गया है, कंपनी भी बन गई है, रेजिडेंस भी हो गई है आपकी टूरिस्टिक। अब आपने उसमें सामान डालना है। अब देखेंगे सब्जियां हैं या फल है, $1,000 का, $1,500 का, $2,000 का डल जाएगा, क्योंकि ये तो 1 दिन या 2 दिन इनकी जो है वो लाइफ होती है। तो इस हवाले से ये ताज़ा ही बिकती हैं और ताज़ा ही चलती हैं। मसलन प्याज है, आलू है, वो तो ज़्यादा दिन चल सकते हैं, लेकिन जो सब्ज़ी है या फल है वो 2-3 दिन तक उनकी शेल्फ़ लाइफ होती है। तो ये इस्तांबुल में जो है सब्ज़ी मंडियों से आपको होलसेल में मिल जाएगा, और आप उसको लाकर वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। देखें, हर मोहल्ले में हर घर की ये ज़रूरत है। पहले आपको
उस एरिया में जाकर ये पूरा व्यू करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा किस एरिया में कितनी दुकानें, और मुझे ये जो दुकान मिल रही है क्या ये सूटेबल है, इसकी करीब आबादी है, और ये क्या इस तरह से मैं किस तरह से इसको कर सकता हूँ, मेन एरिया में है या अंदर करके है। तो मतलब ये सारी बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी। जब आपको समझ आ जाती है कि लोकेशन ठीक है, दुकान भी ठीक है, और मैं यहाँ पर ये फल या सब्जी का काम कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे टोटल $4000 में आपका पूरा सेटअप रनिंग पोजीशन में आ गया। आपने सारा कर लिया, अपनी रेजिडेंस भी ले ली, कंपनी भी बना ली, एक लोकल वर्कर भी रख लिया, लैंग्वेज का भी मसला नहीं है, और 2000 का सामान डाल के आपने काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि सब्ज़ी और फल तो हर बंदा ख़रीदता है, मतलब मैं भी रोज़ाना ख़रीदता हूँ, आप लोग भी ख़रीदते हैं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। और उसमें ये है कि जितना घर के पास हो उतनी ज़्यादा सहूलत होती है। तो यहाँ पर भी मोहल्ले के अंदर ही दुकानें हैं, मतलब बहुत कम होता है कि कोई बड़ी मार्केट में जाए सब्ज़ी लेने के लिए, फल लेने के लिए। हम प्रेफर करते हैं कि जितना घर के पास हो उतना ही अच्छा है। तो इस हवाले से ये आपका जो बिज़नेस है बड़ी आसानी से चल सकता है सिर्फ $4-5 हज़ार में। और इसमें ये है कि जैसे जैसे आपका बिज़नेस रनिंग अच्छा होता जाए, आप 6 से 7 महीनों के बाद अपनी टूरिस्टिक रेजिडेंस को कन्वर्ट करवा लें बिज़नेस रेजिडेंस में, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी साथ रख लें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 6 से 7 माह बाद टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट को बिजनेस रेजिडेंस परमिट में चेंज करवा लें, तो ये चेंज करवाना क्यों ज़रूरी है? जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, 1 साल के बाद आपकी टूरिस्टिक दोबारा रिन्यू नहीं होगी। जी सर। जब 1 साल के बाद वो टूरिस्टिक रेजिडेंस रिन्यू नहीं होगी, तो ये जो आपने दुकान बनाई है, वर्कर रखा है, कंपनी बनाई है, तो इसको कौन चलाएगा? आपको तो, आप तो इलीगल हो जाएंगे और जी आपको सर। मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो सख्ती होती है और आपको पकड़ लेते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। जी सर। तो ऐसी सूरत में ये तो है कि आपको अपना बिजनेस रनिंग भी रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करना है। ठीक हो गया तो सर। जब आप समझते हैं, देखिए 3 से 4 महीने आपका आउटपुट समझने के लिए जो है वही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बिजनेस से पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, जी सर, मुनाफे ठीक में हो जा गया। रहा है या नुकसान में। तो यहाँ तो 6-7 महीने आपको मिल गए, 8 महीने मिल गए। जैसे आप समझते हैं कि आप मेरा बिजनेस रनिंग में आ गया है, तो आप 2 वर्कर जो है वो परमानेंट रखें, 3 टेम्परेरी रखकर कंपनी जो है 25,000 वाली को 1 लाख में कन्वर्ट करें, जी सर। और कोई तकरीबन $3-4 हज़ार आपका एक्स्ट्रा लगेगा। वो लगाने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है सर। और जैसे ही आपको बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी, आप अपनी फैमिली को बुलाएं और फिर हर साल उस बिजनेस रेजिडेंस को रिन्यू करते जाएं। 5 साल बाद आपको और आपकी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाएगा। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से हमारे भाई ये सवाल करते हैं कि हम खुद ही जो है फ्रूट की, वेजिटेबल्स की जो है शॉप चला सकते हैं, तो हमें वर्कर रखने की क्या ज़रूरत है? तो इस हवाले से आप गाइड करें। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ये सवाल करते हैं। मैं समझ सकता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी दे। बात ये है कि जब आप टूरिस्टिक रेजिडेंस पर हैं तो लीगली आप काम करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन क्योंकि चेक एंड बैलेंस उतना नहीं है जितना दुबई या सऊदी अरब में होता है या लंदन में होता है या यूरोपियन कंट्री में होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से इलीगल लोगों को भी रखा हुआ है। तो अगर वो सख्ती करें तो लाखों की तादाद में ये लोग कहाँ पर एडजस्ट होंगे, तो इसलिए उन्होंने सख्ती नहीं की हुई। लेकिन आप ऑथोराइज नहीं हैं टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट पे बिजनेस करने के, तो इसलिए आप टूरिस्टिक पे कंपनी खोल सकते हैं आप। अब कंपनी जब आप खोलेंगे तो कंपनी के ज़रिए आप बिजनेस करेंगे। बीइंग अ कंपनी ओनर, आपको जॉब करने की नहीं इजाज़त, लेकिन आप वहाँ पर लुक आफ्टर कर सकते हैं, यानी सुपरवाइज कर सकते हैं। जी सर, ठीक हो गया। अब जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का एक मैनेजर भी तो होना चाहिए ना। जी सर। तो वो जो एक वर्कर है उसे आप शो करते हैं, ये मेरा कंपनी मैनेजर है। ठीक हो गया सर। तो वो वर्कर चाहे आपका हेल्पर है, लेकिन आपकी पोजीशन में वो शो करते हैं कि ये कंपनी मैनेजर है जी जो सर। मेरी कंपनी को चला रहा है, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है तो सर। कानून को आप ये दिखाते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा इस दुकान पे, ये मेरी कंपनी है और मैं मालिक हूँ कंपनी का।
ये मेरा कंपनी मैनेजर है, बिजनेस यही चला रहा है, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जबरदस्त, ठीक हो गया ठीक है, सर। और इसी बेस पर वो बिजनेस चलता रहता है लीगली। उसका आप टैक्स भी पे करते हो, वर्कर का भी सोशल सिक्योरिटी पे करते हो, सैलरी पे करते हो, वो रनिंग में है। जी सर, ठीक हो गया। और जब आप समझते हैं कि आप ये प्रॉपर आ गया है, तो फिर वो कंपनी बाद में आप कन्वर्ट करके उसी पर आप अपना रेजिडेंस परमिट लेते हो, बिजनेस रेजिडेंस। ठीक हो गया सर। तो क्योंकि अगर आप वो वर्कर नहीं रखोगे तो कंपनी बन गई, आप तो उसको चला नहीं सकते, जी सर। क्योंकि आपके चलाने के लिए वो दूसरी टाइप है 1 लाख टर्किश वाली, वो फिर महंगी बात आ जाती है। बिल्कुल ठीक है तो सर। आपने क्योंकि सस्ती कंपनी बनाई है, तो इसलिए आपको वैसे भी लैंग्वेज बैरियर है, शुरू में 2-4 महीने तो वर्कर रखना ही पड़ता है। बिल्कुल सर, तो ऐसे ही। आप दोनों तरफ से फ़ायदा लेना, कि बिजनेस को भी चेक कर लें, ट्रायल एंड टेस्ट कर लें, और वर्कर से भी ज़बान सीख लें। और दूसरी बात ये कि जो लोकल पॉपुलेशन है, वो जो लोकल बंदे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके उनसे चीज़ें लेना उनके लिए आसान हो जाता है। यकदम फॉरनर मोहल्ले में आ जाए और उस वो चीज़ें बेचना शुरू कर दे, ना वो आपको कुछ समझा सकते हैं, ना आप उनको कुछ समझा सकते बिल्कुल हैं, सर, समझ सकता तो हूँ। आपके लिए ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि वर्कर से ज़ुबान का भी सीखना शुरू कर दें, तो इसके अलावा क्या टीचिंग से, किसी टीचर से ज़ुबान सीख सकते हैं? डेफिनेटली, आप देखें पूरी दुनिया में ये एक तरीका है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर एकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है, तो लैंग्वेज कोर्सेज हो रहे होते हैं। आप इवनिंग में जाके घंटा 1.5 घंटा 2-3-4 महीने क्लासेस लें बिल्कुल और ठीक है ज़बान सर। सीखें। ज़बान सीखने से आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं और वहाँ पर सोसाइटी में आप मिलजुल कर रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर जैसा कि आपने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि बिजनेस रेजिडेंस 1 साल के बाद आप ले लें और अपनी फैमिली को ले आएँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अपनी फैमिली को लेके आता है तो बच्चों को और वालिदैन को साथ रख सकता है, और एज का क्या डिफरेंस होगा तो साथ रखेगा? देखें, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, आप उनको अपने साथ एज ए डिपेंडेंट रख सकते हैं। जी सर। और बीवी आपकी पहले ही एज ए डिपेंडेंट है। और उसके साथ वालदेन अगर आपके साथ रह रहे हैं तो उनकी उम्रें 64 साल से अगर ज़्यादा हैं तो उनको आप डिपेंडेंट में ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अगर 64 साल से कम है तो कोई माजूरी है या मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाकर उनको डिपेंडेंट में ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो आप अपनी वाइफ और बच्चे जितने भी हों, 2 हों 3 हों 4 हों 18 साल से कम हों, उनको ले सकते हैं डिपेंडेंट में। जी सर। और जिनकी उम्रें 18 साल से ज़्यादा हैं उनको आप स्पॉन्सर करके उनको वीज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि अगर लड़का या लड़की 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको आप बिज़नेस में पार्टनर बना लें और उस पार्टनरशिप की बेस पर आप वीज़ा ले लें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई सब्ज़ी और फ्रूट शॉप बनाता है तुर्की में, तो उसके ऊपर टैक्स की रेशो क्या होगी? टैक्स अमूमी तौर पर सारा जो कर लें उसका सम अप, तो 20 से 22% तक वो जो टोटल टैक्स जो है वो इतना बन जाता है। जी सर, तीन बिल्कुल चार ठीक। किस्म का टैक्स है, सारा आप सम अप करते हैं, लेकिन सारे टैक्सेस देकर भी जो है आपको बचत होती है 20 से 30%। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई वहाँ पे कंपनी ओपन करता है अपनी और बिजनेस करता है, तो क्या वो वर्कर पाकिस्तान से मंगवा सकता है? जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि देखें टर्की में जॉब जो है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा मुल्क नहीं है, क्योंकि जॉब टर्की में ढूंढना या लेना बहुत मुश्किल काम है। जी सर। आपको भी पता है कि लाखों की तादाद में इलीगल लोग जो है टर्की आए हुए हैं। जी सर। तो वो इलीगल लोग जो हैं वो सिर्फ आपको आसानी से इलीगल वर्कर मिल जाते हैं, जो अगर आप लीगल वर्कर जो है 3,000 टर्किश लीरा में काम कर रहा है, तो इलीगल 1200-1500 में भी काम करता है। जी सर, ठीक हो गया। उसके साथ साथ लैंग्वेज का इशू है। फिर अगर आप उसको लीगली हायर करते हैं तो उसका लीगल होना किसी भी बंदे का ज़रूरी है। तो टर्किश लोगों को अगर आप हायर करते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जी सर, बिल्कुल ठीक। फॉरेनर को हायर करेंगे तो उस पर 400 से 800 महीने का टैक्स देना पड़ता है टर्किश लीरा। जी सर। उसके अलावा फॉरेनर को लैंग्वेज भी नहीं आती होगी। उसके अलावा 5 वर्कर लोकल शो करके एक फॉरेनर वर्कर आप बाहर से ला सकते हैं। ठीक हो गया तो सर। ये टैक्स है, 5 लोकल वर्कर हैं, लैंग्वेज बैरियर है, ये सारी प्रॉब्लम्स। और उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर आधी कीमत पे वर्कर मिल रहा है, तो आप डबल प्राइस पे उसके ऊपर टैक्स देकर भी, ये सारी ज़रूरतें पूरी करके भी आप क्यों वर्कर मंगवाएंगे पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो इसलिए जितने भी लोग ये वर्क परमिट का कर रहे हैं,
तो वो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता कि मतलब सारे फ्रॉड हैं, लेकिन माजरत ख्वाह हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, तो मैं ये कह लेता हूँ कि 99.9% जो है वो फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है उसको जब लोकल वर्कर एक तो आसानी से मिल रहे हो, और दूसरी बात कि इलीगल वर्कर और उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है वो भी मिल रहे हों, तो वो फिर आपको फॉरेनर वर्कर क्यों हायर करेगी? उसके ऊपर हर महीने टैक्स भी दे गवर्नमेंट को, 5 लोकल वर्कर भी शो करे, और फिर वो जो है ज़्यादा सैलरी के साथ वो बाहर से वर्कर हायर करे, तो ये बात समझ नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि आपका जो रोल है वो मैनेजमेंट लेवल का है, लेबर वर्क का नहीं है, तो फिर तो ठीक है। क्योंकि मैनेजर जो होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, 10,000, 15,000, 20,000 लीरा तक होती है, तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उनके ऊपर वो अगर 800 या 1000 टैक्स दे रहे हैं तो वो बात समझ आती है। लेकिन जो जो मजदूर है या लेबर वर्क कर रहा है या पैकिंग वर्क कर रहा है, उसकी तो सैलरी 2200, 2400 या 3000 टर्किश लीरा होगी, उसके ऊपर वो टैक्स भी दे। तो जब आपको लोकल वर्कर आसानी से मिल जाता है, इलीगल भी मिल जाता है 1200, 1500 में भरा पड़ा है इस्तांबुल, तो फिर वो क्यों हायर करेंगे बाहर से? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है हमारे भाइयों को। किसी को भी पैसे देते हुए या किसी से भी टर्की का वर्क परमिट लेते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, क्योंकि आपका कीमती पैसा ज़ाया हो सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सर मैं वेलकम। आपसे जानना चाहूँगा कि जिन हमारे भाइयों के पास इन्वेस्टमेंट कम है उनके लिए सब्जी और फ्रूट शॉप में क्या स्कोप है? जी, आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल निकाल के लाते हैं कलीमुल्लाह। अब बात ये है कि जिस बंदे के पास ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट हो तो वो सब्ज़ी और फ्रूट की जो है एक चेन बना सकता है, इस्तांबुल में 20 दुकानें बना सकता है, दूसरे शहरों से ट्रक भर के ले आए और सारी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। बात ये है कि सब्ज़ी और फल हर मोहल्ले की, हर घर की ज़रूरत है। आप किसी को काम को भी, आप बार्बर सलून को कह लें कि आपकी नज़र में वो बहुत छोटा काम हो सकता है, लेकिन बार्बर जो है फिर भी इज्जत की रोज़ी कमा रहा है। उसके अलावा फिर अगर आप गोश्त की दुकान कह लें, छोटा सा ग्रोसरी स्टोर कह लें, आप मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप कह लें, आप कुछ भी, आप सिर्फ नान रोटी की दुकान कह लें, आप नान लगा रहे हैं या छोटा सा तंदूर लगाया हुआ है, तो क्या वो इज्जत की रोटी नहीं कमा रहा? और क्या वो आपके घर की ज़रूरत नहीं है? मसलन बार्बर पे आप बाल नहीं कटवाने जाते, आप सब्ज़ी नहीं लेने जाते, आप फल नहीं लेने जाते, गोश्त नहीं आप घर में लेकर आते, या आप परचून की दुकान से ख़रीदारी नहीं करते, तो भाई ये जंगल तो नहीं है, यहाँ पर भी यही सब कुछ चलता है, यहाँ पर भी लोगों की यही ज़रूरियात हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, जो बंदा जिसको जॉब नहीं मिल रही, जो देखता है कि उसको काम नहीं मिल रहा लेकिन उसने सरवाइव तो करना है, वो छोटा बिजनेस करके, छोटा सा काम करके स्टार्ट करेगा, मेहनत करेगा, और फिर एक वक्त आएगा जब वो पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाएगा, लैंग्वेज को सीख जाएगा। पहली बात यह कि आपका किसी भी फॉरेनर कंट्री में सर्वाइवल, और सर्वाइवल भी इज्जत की रोटी के साथ और लीगली, जब आप इज्जत की रोटी कमा रहे हैं और लीगली सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा, हो सकता है आप 20 कंपनियों के मालिक हों। तो ये तो आपकी मेहनत और ईमानदारी पे डिपेंड करता है। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता, बात ये होती है कि उसे करने वाला कौन है और वो उस काम को कहाँ पर पहुँचा सकता है, पोटेंशियल इस बात का होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप जब जज्बे और हिम्मत से काम करते हो और मेहनत और ईमानदारी से फोकस करके, डिसिप्लिन करके, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से ज़रूर कामयाबी मिलती है। और स्कोप इंसान खुद बनाता है, हर चीज़ में बना बनाया नहीं मिलता बंदे को। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि VOD10 क्या है? आपने ये सर्विस हमारे भाइयों के लिए फ्री क्यों शुरू की है? वीडियो ऑन डिमांड, हमने बहुत से लोग चाहते थे कि वीडियो ऑन डिमांड वो कोई भी टॉपिक दे और हम उस पर वीडियो बनाएं। तो उसकी प्राइस ये है कि आप लोग हमारी 10 वीडियो देखकर नीचे उनके कमेंट लिखें, उन वीडियोस को लाइक करके आगे जब आप शेयर करेंगे तो आपने जो भी वीडियो कही होगी हम उस पर वीडियो बनाएंगे, रिसर्च करके आपके लिए रिलायबल जो है इंफॉर्मेशन हम लेकर आएंगे, ताकि आपका फ़ायदा हो और आप लोगों को अवेयरनेस मिले। और इंशाल्लाह ताला हम आपकी सपोर्ट से इस मिशन को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो हमें पता है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, और आप बराए मेहरबानी इसको लोगों के साथ शेयर किया करें,
और हमारे साथ तावन किया करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं खालिद साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वीडियो ऑन डिमांड का प्रोसेस पूरा कर कर हमें इस वीडियो बनाने का कहा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।